व्यूवर्स, मैं सालिया तरीन आपकी होस्ट आज फिर से हाजिर खिदमत हूँ एक नई हस्ती को लेकर। किंडलिंग एस्पिरेशंस में आपका खैर मकदम है और आज की हमारी गेस्ट हैं एक ऑप्थोमोलॉजिस्ट, आंखों की डॉक्टर। आइए उनकी जानिब चलते हैं। हेलो मैम, हाउ आर यू मैम? हेलो, आई एम गुड। आप कैसी हैं? जी ठीक, शुक्र ऊपर वाले का। मैम हमारे नाजरीन को आप अपना तारुफ दें। मैं डॉक्टर शगुफ्ता रातुर हूँ। जी मैं कश्मीरी हूँ और आंखों की स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। जी मैम, जब भी आंखों की बात आती है तो लगता है कि मतलब बहुत मुश्किल रहा होगा ये सफर आपके लिए, क्योंकि आंखें जो है बड़ी नाजुक सी शय हैं, अल्लाह ताला ने इंसान को बख्शी हैं। तो इनको बड़ी बोलेंगे जिसको खुश असलूबी से या बहुत बारीक बीनी से देखा जाता है। आंखों की बात जब की जाए तो आपके लिए डॉक्टर बनना किस हद तक आसान रहा या मुश्किल रहा? कैसा रहा आपका ये सफर डॉक्टरी का? मेरे लिए तो बचपन से ही यही था कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। फैमिली में मैं आई एम द एल्डेस्ट, तो सब यही बोलते थे। तब तक फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं था, अच्छा जी। सबको यही था कि को डॉक्टर ही बनाना है। एक बार जब मैं मेडिकल कॉलेज में एंटर हुई तो मुझे तब ये एहसास हुआ कि ये सफर वाकई कितना मुश्किल है, ये मैं कहाँ आके फंस गई हूँ। अच्छा जी तो इट हाँ। हैज बीन अ वेरी टफ जर्नी, राइट फ्रॉम एमबीबीएस। एमबीबीएस इन इटसेल्फ भी इतना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल कोर्सेज में माना जाता है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स टफेस्ट कोर्सेज में माना जाता है। सही और बात। उसके बाद जो मैंने specialization चुनी वो तो और भी ज्यादा मुश्किल है। इतनी डेलिकेट सी आई है, इसके अंदर इतनी इंट्रिकेट चीजें हैं जिनको जी अंडरस्टैंड करना बहुत हद तक मुश्किल होता है, काफी बहुत हद। हार्ड वर्क लगता जी, है जी। तो किस चीज ने आपके अंदर ये एक स्पार्क जगाया कि मुझे आंखों का ही डॉक्टर बनना है? आप गायनी में जा सकती थी, आप कुछ और कर सकती थी, हार्ट स्पेशलिस्ट, कुछ भी। तो आंखों की तरफ ही आपका रुझान क्यों गया कि मैंने आंखों का ही डॉक्टर बनना? इनिशियली नहीं था मेरे दिमाग में कि मैंने आंखों का डॉक्टर बनना है। इट वाज बाय चांस। मैंने जब हमारी सिलेक्शन होती है तो कई जी। बार हम अपनी चॉइसेस देते हैं। मेरा जो ऑप्थेल्मोलॉजी था वो चॉइस नंबर 3 था, इट वाज नॉट माय इनिशियल चॉइस। अच्छा और जब मैं ऑप्थेल्मोलॉजी में एंटर हुई तो मैं पहले 6 महीने तो यही सोचती रही कि ये मशीन डिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, अच्छा ये बहुत मुश्किल डिपार्टमेंट है, मैंने ये नहीं करना, मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। अच्छा। बट जब वंस आई गॉट इनटू द सब्जेक्ट और उसको समझने लगी, उसमें वाकई मजा आने लगा। एंड मजा आने लगा या उसके बाद कि तो बहुत बहुत ही अच्छा सफर। मतलब जिस चीज में हम ठान ले कि हमने करनी है तो हमें फिर उसमें करना ही चाहिए, और आपने वो कर दिखाया, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैम आप हमें बताएं कि आजकल आप देख रही हैं जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कितना ज्यादा अब आने लगा है। बच्चों का ज्यादातर वक्त जो है इस स्क्रीन पर ही गुजरता है, स्क्रीन टाइम है। तो किस हद तक बच्चों की आंखों के लिए सही है? तो हम वी कैन नॉट एस्केप दिस सिचुएशन। सो अगर आप चाहें भी तो जो माँ बाप हैं वो बच्चों को इसे दूर नहीं रख सकते। और जो अब आने वाली आप देख रहे हैं जो तकनीकी नई नई साइंसी इजादात हैं, इसकी वजह से भी मोबाइल का ज्यादा यूज है। तो किस हद तक आपको लगता है कि बच्चों को स्क्रीन पर रहना चाहिए? पहले तो मैं यही कहूंगी कि मैं अब भी आज अपनी ओपीडी में जितने पेशेंट्स देखती हूँ जी। उसमें से कुछ नहीं तो एवरी थर्ड पर्सन अच्छा। वो होता है आंखों में तकलीफ बिकॉज ऑफ यूज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस है। ठीक है। अच्छा जी। अ, तो ये बहुत कॉमन है, बहुत प्रेवलेंट है। इसको हम अपनी लैंग्वेज में कंप्यूटर विजन बोलते हैं। अच्छा जी। जो आप डिजिटल डिवाइसेस ज्यादा यूज करते हैं तो आपकी आंखों पे बुरा असर पड़ता है, स्पेशली बच्चों को। हाँ जी। बड़ों को भी इफेक्ट करता है। बच्चों के लिए मैं इसलिए पर्टिकुलरली बोल रही हूँ क्योंकि बच्चों में ये कुछ परमानेंट डिफेक्ट्स क्रिएट करता है। अभी जो रिसेंटली सर्जरी आई एम सॉरी रिसेंटली जो इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं इस बात पे, जो रिसर्च हुआ है जी। उसमें ये पाया गया है कि परमानेंट मायोपिया, दैट इज परमानेंट एक रिफ्रैक्टिव एरर आंखों में क्रिएट हो जाता है, या स्क्विंटिंग भी हो सकती है।
जी जो आंखें कॉमन टर्म्स में हम कहते हैं कि आंखें टेढ़ी हो जाती हैं, जी। ये मैटर ऑफ कंसर्न है। अच्छा तो जी। इसलिए बच्चों, बड़ों को भी बहुत ज्यादा डिजिटल स्क्रीन टाइम अवॉइड करना चाहिए। बच्चों को स्पेशली अवॉइड करना चाहिए। बच्चों के लिए, जैसे आपका कोई बेबी है छोटा, मैंने बहुत सारी मदर्स को देखा है कि उनके सामने मोबाइल रख देती हैं हाँ जी। और खाना खाते हैं, या खुद बिजी हैं तो बच्चा मोबाइल लेके घूम रहा होता है, बहुत छोटा क्रॉल कर रहा है बच्चा, हाँ जी। हाँ कुछ नहीं जी। उसको मोबाइल पता है। तो बेबीज और टॉडलर्स जो है जी अप जी। टू 20 years months of age, उनको तो बिल्कुल स्क्रीन टाइम अलाउड नहीं है। हाँ जी, जैसे मतलब हमने उनका देखा है आजकल, हाँ जी, वो छोटे छोटे बच्चों को एज ए बेबी सिटर उसको यूज करते हैं कि मम्मा बिजी हैं, बाकी तो बच्चा राइम्स देख रहा है, बाकी चीजें, तो सारा दिन वो ज्यादातर वक्त उसका मोबाइल पर ही गुजरता। तो ये चीज अच्छी बात नहीं है। हमें तो लगता है कि उस वक्त हमारे लिए सहूलियत हो गई, थोड़ी फरागत हो गई, मैं किसी और काम में लग गई, लेकिन अगर हम देखें तो ये बच्चे के लिए बहुत एक मुजिर चीज है, जिसकी वजह से उसकी आंखों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। सही आपने हमें 20 जानकारी दी। तो इसके लिए क्या करना months चाहिए? जो ये बच्चे हैं आजकल, जो इनको मजबूरी है स्क्रीन पर देखने की, तो आप क्या इसके लिए कहेंगी उनको कि क्या करना चाहिए, कैसे इसको इस्तेमाल करें? मैं तो ये कहूंगी कि जितना रिक्वायर्ड स्क्रीन टाइम है, जैसे आपकी बच्चे की क्लास अगर 1 hour की है, जी। तो आप प्री चिल्ड्रन में 3 to 5 years जो बच्चे हैं उनमें अप टू वन आवर अ डे, वो भी ब्रेक्स में आप उनको स्क्रीन टाइम दे सकते हैं। और 6 से 12 के लिए जो है वो 1.5 घंटे अलाउड है। और जो 11 to 13 है उनके लिए जी। अप टू 2 hours अलाउड है। तो मेरे ख्याल से जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो 1.5 घंटा या 2 घंटा से ज्यादा तो होती नहीं है। जी। तो आप कोशिश करें कि सिर्फ स्क्रीन टाइम तभी यूज हो जब रिक्वायर्ड हो। जी। जैसे अब एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए तो यूज ना ही करें। जी। अ, अच्छा। हाँ जी। डॉक्टर साहब, हमें एक बात बताएं आप कि ये जो जैसे आंखें हैं, अब आंखों में कुछ कमजोरी आ गई है, बिनाई में कुछ कमजोरी आ गई है, इंसान को कैसे, मतलब ये कोई ये हर एक ऐसा है कि बुढ़ापे की वजह से ही बिनाई में कमजोरी है, कि 40 के बाद ही आपको जाके आंखें दिखानी चाहिए, कि उससे पहले भी रेगुलर आईज चेकअप के लिए जाना चाहिए? एज ए डॉक्टर आप क्या रिकमेंड करेंगी कि एक एवरेज इंसान को जो नॉर्मल है उसको भी अपनी आईज का चेकअप करवाना चाहिए? नॉर्मल तो अगर आप हैं और आईज में कोई इश्यू नहीं है तो फिर जरूरत नहीं है आपको आईज की चेकअप कराने की। लेकिन अगर आपको विजन में कोई डिफिकल्टी है, जैसे आपको दूर का नहीं दिखता या पास का नहीं दिखता, तो तब तो चेकअप जरूरी है। कुछ डिजीजेस ऐसी हैं जिनमें चेकअप करना बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड है। जैसे डायबिटीज है, अच्छा जी। तो ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स को एनुअली एक चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि डायबिटीज़ आईज को इफेक्ट करती है और कई बार परमानेंट ब्लाइंडनेस कॉज करती है। हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, उनको अपनी आंखें दिखानी चाहिए। ओल्ड एज की आप बात कर रही हैं तो एग्जैक्टली ओल्ड एज तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आफ्टर 40 आपकी जो पास की नज़र होती है वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से, कोई डिजीज नहीं होती है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं विद एजिंग, मसल्स की वीकनेस है, तो उनकी वजह से जो है पास की नजर कमजोर हो जाती है। उसके लिए भी दिखाना जरूरी है। उसका बहुत इजी रेमेडी है, आपको ग्लासेस देते हैं डॉक्टर। जी। और जो विद एज है, एक कॉमन चीज जो है वो कैटरैक्ट है, जिसको हम कॉमन कॉमन वर्ड्स में मोतिया उतरता है आंखों में, कहते हैं वैसे कि कहते हैं ना कुछ हमारी हाँ आंख जी, के अंदर मोतिया हमारे उतरता है, आंख ऐसा के कुछ अंदर बोलते कोई हैं। ऑब्स्ट्रक्शन जैसी लगती है। कोई एक जाला सामने आ गया है। जी जी। हाँ तो जी। कैटरैक्ट स्क्रीनिंग के लिए एक बार जाना चाहिए अगर आपको विजन में कमजोरी लग रही है और आप 60s या लेट 50s में हैं। जी। एक और कंसर्निंग डिजीज जो है वो है ग्लोकोमा। वो है आंखों का प्रेशर, जिसको हम ऑफन कंफ्यूज करते हैं ब्लड प्रेशर के साथ। अच्छा जी। लेकिन वो एक उसकी अलग भी चीज। एक बार थोड़े जब आप ओल्ड एज की तरफ जाएं तो एक बार स्क्रीनिंग कर लेनी चाहिए। जी, बहुत बेहतरीन, ऐसे करना चाहिए।
चश्मा वगैरह, इसका केयर वगैरह कैसे होता है? क्योंकि ये एक ऐसा आला है जो आपने आंखों पर रखना है, आंखें बहुत डेलिकेट है, तो इनका केयर वगैरह कैसे करना चाहिए? चश्मे के लिए तो ये है कि एक तो एक बार जब लग जाए तो बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें कहा था कि 3 महीने के लिए चश्मा पहनो या 6 महीने के लिए चश्मा पहनो। मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि एक बार अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कि चश्मा पहनना है, जी तो यूजुअली 95% ऑफ द केसेस ऐसे होते हैं कि जिनको चश्मे की जरूरत हमेशा पड़ती है। जी, फिर वंस दे आर प्रिस्क्राइब्ड, आपको पहनने ही पहनने हैं। पहनना पहनना। और ये 3 महीने 6 महीने वाला कंसेप्ट तो नहीं है। जी, अब कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे यंग पेशेंट्स हैं जिनके नंबर बदलते रहते हैं, अच्छा तो जी, उनको तो रेगुलरली अपना चेकअप कराना चाहिए। एवरी 6 मंथ्स जी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपना नंबर दिखाना चाहिए, या जी, उसके पहले भी अगर कोई इश्यू हो जाए हम्म, तो तब दिखाना चाहिए। जी जी, स्पेक्टिकल्स की केयर बस यही है कि उसमें स्क्रैचेस ना पड़े, वो क्लीन रहें क्लीन और रहे। उनका नंबर ठीक रहे बस। जी, हाँ जी डॉक्टर साहब, आप हमें एक बात बताएं कि आजकल जो कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन चाहते हैं डॉक्टर से, कि अब कौन डॉक्टर के पास जाए। वैसे ये ज्यादा कोविड के दिनों में बढ़ गया था, तो आंखों के मामले में किस हद तक सही है? बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल आंखों सही। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा जो डिपार्टमेंट है, जी ये मशीन डिपेंडेंट डिपार्टमेंट। जी, आपको आई के अंदर इस तरह से कुछ भी नहीं दिखता। अच्छा, तो आप फोटोग्राफ देख के या किसी की वीडियो देख के क्या ही डायग्नोस कर लेंगे। जी कोविड के शुरू वाले डेज में जब बहुत ज्यादा केसेस थे, तो हम खुद कहते थे पेशेंट्स को कि आप हॉस्पिटल नहीं आइए, क्योंकि वो जान का खतरा लेने वाली बात थी। तो उस टाइम पे तो हम चलो जैसे तैसे करके ऑनलाइन कंसल्टेशन दे देते थे, लेकिन एज ऑन अ रेगुलर बेसिस आपको आंखों की ऑनलाइन कंसल्टेशन कभी नहीं लेनी चाहिए। जी आप डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आजकल आपके हर जगह पे ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं, जगह जगह पे हैं, प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट भी है, जी जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। तो आंखों का मसला ये बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है। जी ये आप जी हमसे पूछिए जिसको जिसको हैंडल करते हैं कि कितना डेलिकेट ऑर्गन है। जी, एक छोटा सा drop आपको खुदा न खास्ता परमानेंटली ब्लाइंड कर सकता है। अल्लाह, जी जी, तो अगर हमसे हमसे कोई गलती हो गई डायग्नोसिस करने में, आपको कोई गलत दवाई दे दी या कोई ऐसा कुछ हो गया, तो फिर आपके लिए भी मुश्किल और हमारे लिए भी गुनाह। जी